अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। अब जो कल का वीडियो था, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो लोग मेरे से पूछते हैं और जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लोग मेरे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज फिर मैं दोबारा आपके लिए एक और जो नया वीडियो लेके आया, उसमें मैं फिर आपको 10 और क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। हर व्यक्ति का क्वेश्चन अलग होता है, हर एक का केस अलग होता है, तो हर एक का अलग क्वेश्चन होता है। तो आज फिर मैं 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो लोगों के मन में आते हैं। आपके मन में भी आए होंगे, मेरे भी मन में भी आते हैं, वो मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो नया पोर्टल है, न्यू पोर्टल जिसको कहते हैं, और जो पुराना पोर्टल था उसको जीसी की अकाउंट पोर्टल कहते हैं। तो उसको जीसी की अकाउंट कहते हैं हम। जो नया पोर्टल है उसको न्यू पोर्टल कहते हैं। जो अब ये क्या है कि जो नया पोर्टल है वो कोविड के बाद शुरू हुआ है। कोरोना का जो प्रॉब्लम आई है उसके बाद उसको शुरू किया गया था कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो लोड है वो घटाया जा सके जीसी की के ऊपर। जो क्या होता था कि जितने भी जो केसेस थे, जितने भी जो फाइलें थी, वो जीसी की अकाउंट में लगती थी। तो उसके ऊपर लोड कम करने के लिए जो कनाडा गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया था, जिसमें जो लोग जिनके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, जो लोग एमरजेंसी में जाना चाहते हैं वहाँ पे, वो उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था। क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा था और फिर डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने काफ़ी फाइलें नए पोर्टल में भी लगा दी। और कई लोगों ने तो इवन जो पुराना पोर्टल था, जीसी की अकाउंट का जो पोर्टल था, उसमें फाइलें लगी थी, उसमें अपनी फाइल विड्रॉ करके नए पोर्टल में लगा दी। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ भी रश बहुत बढ़ गया। तो आज के टाइम पे ये सिचुएशन है कि नए पोर्टल में भी रिप्लाई बहुत देर के बाद आ रहा है, और पुराने पोर्टल में तो पहले से ही देर के बाद आ रहा था। तो अब दोनों का प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट इक्वल है और सक्सेस रेट भी ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। तो जो बेटर है वो पुराना पोर्टल है, जीसी की अकाउंट जिसको कहते थे, उसी में आप अपनी फाइल लगाइए, क्योंकि उसमें मेमोरी ज़्यादा दी हुई है। और जो नया पोर्टल है उसमें मेमोरी स्पेस कम है, तो इसके कारण वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते। जो पुराने पोर्टल में आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपने लगा सकते हैं। जो लोग पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जीसी की अकाउंट सबसे फ़ायदेमंद पोर्टल है, क्योंकि उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट इजीली अपलोड कर पाते हैं और अपनी फाइल अच्छे से लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोगों का जो जब फाइल लगाते हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, देखिए मैं ज़्यादातर वीडियोस में अपने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करता हूँ। ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर ही लागू होती हैं, और वीज़ास के ऊपर भी लागू होती हैं, पर वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जब भी लोग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कईयों का तो पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है, पर कुछ लोग हैं जिनको रिफ्यूज़ल मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको रिफ्यूज़ल मिलता है, तो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर आती है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से या कनाडा एम्बेसी की तरफ से, जिसमें कुछ रीजंस दिए होते हैं कि इसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि वो जो लेटर होती है वो जनरल होती है, तो उसमें आपको वो रीज़न क्लियर नहीं होता। तो उसका क्या तोड़ है कि कैसे आप पता करें कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो उसके लिए कि आप केस नोट्स के लिए आप अप्लाई कीजिए, जिसको GCMS नोट्स भी कहते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जिसकी भी फाइल रिजेक्ट होती है, जिनकी भी टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट होता है या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो अपने GCMS नोट्स निकलवाए, जिसको हम केस नोट्स भी कहते हैं, वो आप अप्लाई कीजिए। और उसमें क्या है कि आपको सारी जो रीज़न्स हैं, जो भी रीज़न दिया हुआ है वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, उसमें क्लियरली मेंशन होता है। तो उससे क्या है कि आपको जब एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा, तो आप उसको रिमूव करके दोबारा फाइल लगाएंगे, तो आपको वीज़ा मिलने के 100% चांसेस हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन पे लोग मेरे से क्या है कि जो भी लोग कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं या कोई भी वीज़ा लेके वो कनाडा जाते हैं या किसी और कंट्री में भी जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके वो सेटल होना चाहते हैं। उनकी जो मेन मकसद यही होता है कि वहाँ पे जाके वो काम करें, फिर बाद में PR उनको मिल जाए और वहीं पे वो सेटल हो जाए, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, उनको बेटर चांसेस मिले यहाँ से
अपनी जो पुरानी जॉब है उसको छोड़ के बेटर उनको जॉब मिले, उनके जो चांसेस है राइज करने के बढ़े। तो ज़्यादातर जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हैं कनाडा में, तो वो उनका मेन मकसद 90% लोगों का मकसद यही होता है कि वो वहाँ पे सेटल हो जाएं, किसी तरह उनको अच्छी जॉब मिल जाए और वहाँ पे जाके अपनी अच्छी लाइफ बेटर कर लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। तो इसके कारण क्या है कि लोग क्या करते हैं कि आपने देखा भी होगा, अखबारों में भी ऐड आती हैं, इंटरनेट पे भी आती हैं, टीवी पे भी ऐड आती हैं कि फलाने फलाने जो एजेंट है वो LMIA आपको ऑफ़र कर रहे हैं, जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप को अब मेरे को फ़ोन आता है, क्या मैं उनसे LMIA ले लूँ या जॉब ऑफ़र ले लूँ, क्या वो जेन्युइन है? देखिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी तरह उसको पहचान सकेंगे कि ये जो LMIA है ये जेन्युइन है, या आप कहीं से पता कर सकें या ये जॉब ऑफर लेटर है वो असली है, नकली तो नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आपको विश्वास है उस इमिग्रेशन एजेंट पे, तभी आप उसके लिए हाँ करिए, उस वो चीज़ आप फॉलो करिए। नहीं तो बेटर ये है कि आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए और वहाँ पे जाके अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करवाइए और बाद में 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसमें PR लीजिए। क्योंकि जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है एजेंट पे, आप उसके बिना आप कभी भी LMIA या जॉब ऑफर लेटर लेने की कोशिश मत कीजिए। और वो पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इस चीज़ को आप सोच समझ के कीजिए जो भी करना है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके ऊपर लोग ज़्यादा क्या पूछते हैं कि कई लोग होते हैं कि उनका जो स्टडी गैप काफ़ी हो गया होता है, जैसे उन्होंने स्टडी छोड़े काफ़ी देर हो गई होती है, तो वो कहते हैं कि मैं अब कनाडा में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता हूँ, स्टडी परमिट पे जाना चाहता हूँ। जैसे कि कईयों का गैप हो जाता है 5 साल 10 साल, कईयों का 15 साल हो जाता है। तो 15 साल के बाद वो कहते हैं कि हम स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, मैं वहाँ जाके स्टडी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो ऐसे है, देखिए, आप अगर कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उस पर कोई एज लिमिट दी हो स्टडी वीज़ा के लिए या स्टडी परमिट के लिए। आप किसी भी एज का कोई बंदा है वो स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी कुछ शर्तें हैं कि वो शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आपको एक तो एडमिशन मिलनी चाहिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद एडमिशन लेटर के बाद आपको आपके पास पैसे होने चाहिए, रिक्वायर्ड फंड्स होने चाहिए अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए, और आपको जो अभी तक आपने काम किया है उसको आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। वीज़ा ऑफिसर के सामने आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को ये इस पढ़ाई करने के लिए इतना गैप क्यों लग गया, मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया जो मैं अब डिग्री करना चाहता हूँ, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वीज़ा ऑफिसर आपकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट बड़े इजीली दे देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई एज लिमिट है कि आप स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट तब तक ले सकते हैं। आप कभी भी स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन में क्या है कि आजकल कई एजेंट है वो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे 6 मंथ का स्टडी वीज़ा। वो क्या करते हैं कि कोई वहाँ पे, जैसे कनाडा में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या है 6 मंथ के कोर्सेज रन करते हैं, जो छोटी अवधि के कोर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो वो ज़्यादातर 6 मंथ से कम के कोर्स होते हैं, तो उसके लिए वो SX1 वीज़ा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं मुझसे फ़ोन करके क्या उसमें बेनिफिट है जाने की। तो देखिए, ये है कि जो SX1 वीज़ा है, जो शॉर्ट टर्म स्टडी परमिट है, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आपको मिलता। तो उसमें ये फर्स्ट चीज़ होती है कि एक तो वो मुश्किल से मिलता आपको, तो दूसरी बात ये है कि उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, उसमें आपको वहाँ जाके काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि वर्क परमिट के लिए क्या है कि आपके पास कम से कम 1 साल का स्टडी वीज़ा होना चाहिए, स्टडी परमिट होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने की जो परमिशन मिलती है। 6 मंथ से कम जो स्टडी परमिट है या स्टडी वीज़ा, उसके ऊपर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो मोस्टली जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे काम कर सके, वहाँ पे सेटल हो सके, अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो इस नज़रिए से ये वाले जो वीज़ा का कोई बेनिफिट भी नहीं है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत कम है। तो इसके पीछे आप कोई अपना टाइम ना ही वेस्ट करो तो अच्छी बात है। तो इसके बाद हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। उसमें क्या है कि लोग बैंक अकाउंट के बारे में पूछते हैं कि हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपनी कैसे बनाएं
और कितनी ट्रांजैक्शन करें। अब हमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में जितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है आप करिए। आप इस चीज़ को मत देखिए कि इतनी होनी चाहिए या इतनी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बस आप अपनी जो है जेन्युइन उसमें से ट्रांजैक्शंस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सकती है आप कीजिए। जो आप नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जीते हैं उसी के हिसाब से आप करेंगे। नेचुरली जितने पैसे होंगे उसी हिसाब से ही आप करेंगे, और जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसी के हिसाब से आपने अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है। और जेन्युइन होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे ही झूठी ट्रांजैक्शन नहीं, ऐसे ही पैसे नहीं घुमाने की जिससे वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाए। तो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो ये 7वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है या मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है, वो स्टडी वीज़ा पे है या वो पीआर है या वो सिटीज़न है वहाँ पे, तो क्या अगर वो मुझे स्पॉन्सर करेंगी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बाहर है अगर वो आपको स्पॉन्सर करेगी या आपका बॉयफ्रेंड बाहर है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, तो क्या आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। देखिए, जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है इनका जो रिलेशन है वो आपस में आपके लिए स्पेशल रिलेशन है, पर वीज़ा ऑफिसर के नज़र में ये एक सिर्फ फ्रेंडशिप का रिलेशन है। तो इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से अच्छी बनाएं। इवन अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बाहर से आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वीज़ा ऑफिसर ने आपकी प्रोफाइल को देखना है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर आपकी प्रोफाइल वीक होगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसमें भी यही बात आती है कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क करिए और अपनी जो फाइल है बढ़िया से बढ़िया बनाइए, अपनी फाइल को स्ट्रांग बनाइए और तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब 8th क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है बिजनेस करते हैं जो लोग, वो वाले जो प्रोफाइल वाले लोग हैं वो पूछते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास करंट अकाउंट भी है और मेरे पास सेविंग अकाउंट भी है। देखिए, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो कहते हैं कि हम करंट अकाउंट में करते हैं, और जो मेरे को प्रॉफिट आता है, जो मैंने अपनी जैसे सैलरी लगा रखी है या अपना प्रॉफिट मैं अपना जो निकालता हूँ बिजनेस में, वो मैं सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ करंट अकाउंट से। तो वो कहते हैं कि जो करंट अकाउंट में एंट्रीज तो बहुत ज़्यादा है, सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा है पैसों की, और उसमें मतलब आना जाना भी है पैसों का, पर उसमें कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं है। ट्रांजैक्शंस है बहुत ज़्यादा, इनकमिंग आउटगोइंग है, पर कोई वहाँ पे बैलेंस नहीं है। पर मेरे जो सेविंग अकाउंट में है उसमें बैलेंस पड़ा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, मुझे दोनों स्टेटमेंट्स लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि करंट अकाउंट किस लिए होता है। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है, वो पैसे सेव करने के लिए तो वैसे भी होता नहीं है। वो सिर्फ आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करने के लिए होते हैं, उसमें से आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, उसी के लिए होती है। अगर वो बहुत एक्टिव है, उसमें चाहे पैसे नहीं भी बढ़े तब भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे वीज़ा, अगर इस स्टेटमेंट को आप लगाएंगे, इससे वीज़ा ऑफिसर को पता लगेगा कि आपका बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अगर उसमें बैलेंस नहीं भी रहता तब भी आप उसको अपनी फाइल में लगाइए, और उसके साथ अपनी सेविंग अकाउंट की जो है स्टेटमेंट वो लगाइए। उससे क्या है कि वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और इसके साथ इसको सेविंग भी हो रही है, कि उसमें से प्रॉफिट भी कमा रहा है जो वो रेगुलरली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो उसके कारण इसका जो है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो उससे आपकी जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी, और उससे आपको 100% चांसेस आपको वीज़ा मिलने के हैं। तो इस चीज़ को आप टेंशन मत लीजिए कि करंट अकाउंट में मेरे बैलेंस कम है पर ट्रांजैक्शन है तो मैं उसको ना दिखाऊं, उसको भी दिखाइए आप। उससे आपकी जो बिजनेस है वो शो होगा कि आपका बिजनेस रनिंग में है और बहुत अच्छा चल रहा है। और अपनी जो सेविंग अकाउंट है वो तो दिखाना ही है आपने, उसमें बैंक बैलेंस दिखाना ही है कि मेरे पास इतना बैलेंस है, मैं अपना टूर अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जा सकता हूँ, मैं अपना टूर इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो ये 9th क्वेश्चन एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो लोग, एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में काफ़ी तरह के एजेंट होते हैं, काफ़ी तरह के कंसल्टेंट होते हैं। तो कुछ लोग करते हैं कि 100% श्योर शॉट वीज़ा प्रमोट करते हैं। देखिए, मैं तो किसी को भी ये राय नहीं देता कि आप उस केस में जाइए, उस राह पे चलिए, क्योंकि जो 100% श्योर शॉट वीज़ा प्रमोट करते हैं वो क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं लेते, सिर्फ आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट लेके कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, सारी प्रोफाइल हम ही क्रिएट करेंगे और आपने सिर्फ आपको वीज़ा दिला देंगे हम, तो इसमें 15 लाख 20 लाख रुपए आपके लगेंगे, अब हमें इतने पैसे दे दो। तो देखिए, इसमें आप सोच समझ के स्टेप लीजिए। देखिए
कोई भी जो कंपनी है, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी भी है, उसकी चाहे पूरी इंडिया में ब्रांचेज हैं, चाहे वो मतलब बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, बड़े सालों से भी चल रही है। देखिए मेरी जो रिक्वेस्ट है, मेरी जो राय है आप लोगों को, आप किसी को भी 10-15 लाख मत दीजिए कोई भी काम करवाना है। देखिए उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आपको हजम हो सके या जितना हम टॉलरेट कर सकें। देखिए अगर बहुत बड़ी कंपनी भी है तो अगर आप किसी को 15 लाख दे दोगे तो वो वापस करने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, 10-20 हज़ार या 30 हज़ार 50 हज़ार तक जो आदमी है वो वापस कर देता है। और अगर इतना रिस्क ले भी लेता, अगर उसके पैसे डूब भी जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इतना फील नहीं होता। पर अगर 10-15 लाख आपके डूब गए तो शायद आप पूरी ज़िंदगी भी उसको पूरा ना कर पाएँ, रिकवर ना कर पाएँ। चलो पूरी ज़िंदगी तो नहीं, मतलब आपको काफ़ी साल लग जाएंगे अपनी ज़िंदगी के उस चीज़ को पूरा करने के लिए, वो जो घाटा आपको पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत सोच समझ के बड़े ठंडे दिमाग से आप कोई फैसला लीजिए। और जो मेरी राय है आपको ये है कि किसी को भी इतने पैसे आप मत दीजिए अपना ये एक टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए या कोई भी वीज़ा लगवाने के लिए। क्योंकि जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है, ना कि कंपनी के हाथ में है या किसी कंसल्टेंट के हाथ में है या एजेंट के हाथ में। एजेंट सिर्फ आपकी फाइल लगा सकता है। अगर जो 100% वीज़ा भी प्रमोट करते हैं तो वीज़ा देना उनके हाथ में नहीं है। वो जो वीज़ा है वो सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ही इशू कर सकता है, या एम्बेसी ऑफ कनाडा है या किसी और कंट्री की एम्बेसी है। ये मैं हर वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में या कनाडा के किसी वीज़ा के बारे में नहीं कर रहा। शेंजन वीज़ा हो गया, इंग्लैंड का वीज़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री का वीज़ा हो गया। अब उस केस में ये चीज़, ये रिस्क मत लीजिए। क्योंकि अगर बहुत बड़ी कंपनी भी है तो वो भी आपके पैसे वापस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, वो वापस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो एजेंट भाग गया या वो कंपनी बंद होगी तो आपके पैसे फंस जाएंगे, तो आपको आपकी ज़िंदगी के काफ़ी साल लग जाएंगे उस घाटे को पूरा करने के लिए। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिए, किसी को भी इतने ज़्यादा पैसे मत दीजिए। हाँ, रिस्क उतना लीजिए जितना आप हजम कर सकते हैं, जिसको आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर वो पैसे चले भी गए तो कोई बात नहीं, आपको फील ना हो। तो इसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन में ये होता है कि ये बड़े क्वेश्चन जो है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। जो ये 10वां क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग ये पूछते हैं। इवन मतलब आप लोग भी ये किसी ना किसी से पूछेंगे, अगर आज नहीं पूछेंगे तो कुछ दिनों के बाद पूछेंगे। तो इसमें ये है कि सबसे जो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी थी, हमने तो पूरे डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट थे, एजेंट ने भी कहा था कि आपको वीज़ा लग जाएगा। वो मतलब एजेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड है, कंसल्टेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड है। देखिए हर बंदा अपने आप को बढ़िया ही कहता है, देखिए, और हर बंदा पॉजिटिव बात करता है। हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं, हम लोग नेगेटिव बात के बारे में नहीं सोचते। पर ये होता है कि देखो हमारी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, पर हम वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए से अपने केस को नहीं देखते। अगर आपने अपने केस को समझना है तो आप वीज़ा ऑफिसर की नज़र से देखिए अपने केस को। आप ये मत सोचिए कि ये आपकी फ़ाइल है, आप ये सोचिए ये किसी और की फ़ाइल है, और वीज़ा ऑफिसर की नज़र से सोचिए कि वो इसमें क्या कमी निकाल सकता है। तब आपको समझ आएगा कि आपकी फ़ाइल में क्या गलती थी, क्या कमी थी, और क्यों आपकी जो फ़ाइल है वो रिफ्यूज़ हुई है। देखिए कई बार क्या है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है तब भी रिफ्यूज़ हो जाती है, वो रेयर केस होता है। जो नॉर्मल है, जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी तब भी मेरा जो केस है वो रिफ्यूज़ हो गया। तो इसमें आप थोड़ा वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए से देखिए, उसको ऑब्जेक्टिवली देखिए कि उसमें क्या कमी थी, और जो कमी थी उसको दोबारा ठीक करके आप दोबारा अपना केस लगाइए, आपको 100% वीज़ा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। देखिए जो मतलब ये क्वेश्चन ही इस तरह के थे, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी चाहिए थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और उसके बाद अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार ही आए हैं तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले मिले और टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मेरे जो ये स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इसके
अलावा अगर आपको ये मन में कोई फिर भी क्वेश्चन है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। उसके बाद ये है कि अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप फ्राइडे की अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर लीजिए मेरे मोबाइल पे कॉल करके, क्योंकि फ्राइडे को मैं जो भी क्वेश्चन आके कोई आदमी मेरे से पूछता है ऑफिस में, तो मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी आंसर देता हूँ। उसकी जो भी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट करनी है मैं उसके बारे में उसको सलाह देता हूँ। हर चीज़ जो भी, अगर कोई फाइल लगाना भी चाहता है तो उसकी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बनाता हूँ। इसके अलावा यह है कि अगर आप आगे पीछे मेरे से मिलना चाहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट पेड होगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।